हेलो बच्चों, नॉलेज मंत्र के यूट्यूब चैनल से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और आपसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप पुनः डेली जो भी वीडियो आती है तो आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है हमारे चैनल को वो लोग शेयर करें, और जिन लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके और उसका फायदा उठा सके। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कल हम पहुंचे थे कहाँ पर, जो वर्तमान क्षेत्रफल है हम यही पढ़ रहे थे, और यही पढ़ते पढ़ते वीडियो क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था। तो इस वजह से स्टॉप हो गया, तो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वीडियो स्टॉप हो गया और हमें मजबूर होना पड़ा वीडियो को बंद करने के लिए, ठीक है। हमने कल क्या पढ़ा था कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कितना है वो पढ़ा था, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का एरिया कितना था वो जाना था, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का एरिया कितना था उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। फिर हम यही पढ़ते पढ़ते हम पहुंचे कहाँ पर थे, वर्तमान समय में इसका जो क्षेत्रफल है तो वो कितना है वर्तमान समय में, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी साइटों का उत्खनन किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए दिन पर दिन जो है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इस समय जो वर्तमान समय में अगर आयोग क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर वर्तमान शब्द नहीं लगा रहा है और जनरल रूप से पूछ रहा है कि सिंधु घाटी का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या फिर लगभग में हम आंसर दे सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब हम कहाँ पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। वो क्यों थी, क्योंकि ये सबसे बड़ी सभ्यता थी। इसकी जो समकालीन सभ्यताएं तीन थी, एक चीन की सभ्यता थी जो कि वांगवो नदी के किनारे स्थित थी, और दूसरी थी सुमेर की सभ्यता जो कि दजला एवं फरात नदी के किनारे थी, ये इराक की सभ्यता थी, और तीसरी थी मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे स्थित थी, और ये कहाँ थी, अफ्रीका की सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, ये तीन सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता, दूसरी सुमेर की सभ्यता, और तीसरी क्या, मिस्र की सभ्यता, ये इसकी समकालीन सभ्यताएं थी। तो अगर हम मिस्र की सभ्यता को और सुमेर की सभ्यता को मिला करके एक कर देते हैं, तो जो दोनों का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है, तो उस टोटल क्षेत्रफल की 12 गुना सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी थी। कितने गुना, 12 गुना। दो सभ्यताओं को मिलाकर के जो टोटल क्षेत्रफल हमें मिला या प्राप्त हुआ, तो वो उसके एरिया से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता 12 गुना बड़ी थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये विश्व की सभी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। अब कहाँ हम पहुंचते हैं, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, ये लोगों इन लोगों की कल्चर कैसी थी, इन लोगों के व्यवसाय क्या थे, धार्मिक दशा क्या थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, व नगर नियोजन कैसी थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो इस समय के लोगों की जो नगर की जो इन लोगों की कल्चर थी बहुत वो उच्च कोटि की थी, ठीक है। तो आइए हम क्या जानते हैं इसकी विशेषता में, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों थी, हमने लास्ट डे आपसे इसके बारे में डिस्कशन किया था कि इस समय के व्यक्तियों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहली बार मिश्र धातु का प्रयोग किया। वो मिश्र धातु कौन सी थी,
कांसा था। कांसा दो धातुओं से मिलकर बना था, टिन और तांबे को मिलाकर के इन लोगों ने कांसा धातु का प्रयोग किया, बनाया और उसका प्रयोग भी किया। उसके प्रयोग करने की वजह से और कांसे का खोज करने की वजह से इस सभ्यता की एक ये भी विशेषता बन गई कि ये सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में दूसरी इसकी विशेषता क्या थी कि विस्तृत सभ्यता। हमने आपसे इसके बारे में भी बताया कि कितने बड़े एरिया में ये जो है सभ्यता फैली हुई थी और ये इस इतने बड़े एरिया में फैली होने की वजह से इस सभ्यता की विशेषता क्या होती है, विस्तृत सभ्यता। और जब समझ सोचने वाली बात है कि जब दो सभ्यताओं को मिला करके जो उसके 12 गुना जब हम आगे बढ़ते हैं तब इसकी सभ्यता किसके बराबर हो जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत विस्तृत एरिया में बसी हुई थी। विस्तृत एरिया की वजह से इसका जो एरिया था वो कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो इसका क्षेत्रफल था तो वो कितना था, 1600 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो क्षेत्र था वो कितना था, 1400 किलोमीटर। और जो समुद्र तटीय एरिया का, जो समुद्र तटीय के अंतर्गत ये इधर का एरिया आता है, ये गुजरात तक का, तो ये जो समुद्र तट के किनारे का जो एरिया था वो कितना था, 1300 किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता अपने आप में बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है। अब क्या तीसरा हमारी इसकी विशेषता क्या है, तीसरी सभ्यता की विशेषता है, इस सभ्यता की विशेषता क्या है कि ये जो है आर्थिक स्थिति इसकी कैसी थी। आर्थिक स्थिति इस सभ्यता के लोगों की बहुत जो है सुदृढ़ थी, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था 3 चीजों पर टिकी हुई थी। वो 3 चीजें कौन सी थी, वो 3 चीजें जो है थी, एक तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर भी टिकी हुई थी। यहाँ के लोग उद्योग धंधे भी करते थे, व्यापार भी करते थे। तीसरा क्या है कि यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। आप लोग ये साधारण से आप इस बारे में जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था लगभग देखा जाए तो सबसे ज्यादा भाग कृषि पर डिपेंड करता है। तो उस समय के लोग कृषि भी करते थे। चलो कृषि तो करते थे, हमने मान लिया, लेकिन कृषि करते थे, हमें ये पता कैसे चलता है कि ये लोग कृषि करते थे? इसका साक्ष्य मिला है, तभी जो है हम आपसे इसके बारे में बता रहे हैं। साक्ष्य कहाँ से मिला है? इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक कालीबंगा आता है जो कि राजस्थान में है, और दूसरी साइड कौन सी है, सुरतगोई। सुरतगोई कहाँ पर पाई जाती है? अफगानिस्तान में पाई जाती है। तो सुरतगोई से और कालीबंगा से दोनों जगह से जुते हुए खेतों के साक्ष्य पाए गए। ठीक है। दोनों जगह से जो है साक्ष्य पाए गए हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर जुते हुए खेतों के साक्ष्य पाए गए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों को कृषि करने के बारे में जानकारी थी। सुरतगोई से तो सिर्फ और सिर्फ जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन जो कालीबंगा वाली साइट है तो यहाँ से जो है साक्ष्य ये पाया गया है कि एक ही समय में एक ही खेत में यहाँ के लोग 2 तरीके की फसलों को उगाना जानते थे। कहाँ के लोग 2 तरीके की फसलों को उगाते थे? कालीबंगा के लोग। कालीबंगा के लोगों ने क्या किया है कि कालीबंगा की जो साइट है तो दक्षिण पूर्व साइड में, साइट कौन सी है? दक्षिण पूर्व। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर 2 तरीके की फसलों को उगाने का साक्ष्य पाया गया है, वह उसकी डायरेक्शन क्या थी? तो डायरेक्शन क्या था? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब कालीबंगा समझिए राजस्थान है, ये यहाँ पर पड़ता है। तो ये दक्षिण एरिया वाला एरिया है। तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा? दक्षिण पूर्व कहलाया जाएगा। तो जो 2 तरीके की फसल उगाने का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा की कौन सी डायरेक्शन से?
दक्षिण पूर्व वाली डायरेक्शन से। ठीक है, इस टाइम के लोग, जो लोग गांव से जुड़े हुए होंगे तो वो जानते होंगे कि दो तरीके, एक ही खेत पर इन लोगों ने दो तरीके की फसल कैसे उगाई। इन लोगों ने, जो लोग गांव से जुड़े हैं वो लोग रागी जानते होंगे या नाली जानते होंगे। एक ये उत्तर से दक्षिण की ओर एक नाली बनाई है और दूसरी तरफ कौन सी, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो नाली बनाई है वो बड़ी होती थी, तो वो बड़ी होती थी। तो जो बड़ी नाली में उत्तर से दक्षिण की ओर जो बड़ी नाली बनाई गई है तो उसमें क्या बोया गया है, सरसों बोया था इन्होंने। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो इन्होंने नाली बनाई थी तो उसमें क्या इन लोगों ने बोया है, चना बोया है। ट्रिक के लिए आप लोग याद रखें कि आप आपको पता होगा, जो लोग गांव से जुड़े होंगे, कि जो चने का पौधा होता है वो छोटा होता है और जो सरसों का होता है वो इतना बड़ा होता है। तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो नाली बनी थी तो वो बड़ी थी, तो जो बड़ी नाली थी तो बड़ी नाली में जो है बड़ा यानी सरसों का पौधा, और जो छोटी नाली थी तो छोटी नाली में छोटा यानी कि चने का पौधा बोया हुआ था। समझ में आया ना, क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से कालीबंगा से और शुरतुघोई से खेतों की जुताई का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा अपने आप में ऐसा है जो एक ही समय में एक ही खेत पर दो तरीके की फसलों के उगाने का साक्ष्य पाया गया है। अब ये तो मतलब चना और सरसों तो थी, लेकिन मुख्य रूप से ये कौन से अनाज का उत्पादन करते थे, तो मुख्य रूप से जो अनाज होता था वो कौन सा होता था, वो होता था गेहूं और जौ। मुख्य रूप से ये लोग उत्पादन करते थे गेहूं और जौ का। तो इस तरह से ये जो है इनकी कृषि व्यवस्था थी। इसके बाद में आती है कौन सी, व्यापार। व्यापार जो है ये लोग किस तरीके से करते थे, व्यापार ये लोग स्थानीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर से करते थे। स्थानीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने का माध्यम क्या था, ये लोग जल मार्ग से और स्थल मार्ग से जो है व्यापार करते थे। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है पशुपालन। पशुपालन के लिए भी ये लोग कई प्रकार के पशुओं का पालन करते थे, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, गाय है, घोड़ा है। ये मतलब कि कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट समय में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, लगभग ये लोग जो है सारे पशुओं का जो है क्या करते थे, पशुपालन करते थे। इन लोगों के टाइम पर जो घोड़ा है तो उसका बहुत रेयर केस में साक्ष्य मिला है। घोड़े का सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में नहीं, हम कह सकते हैं पश्चिम में एक पिराक है स्थल, जहां से घोड़े का अस्थि प्राप्त हुआ है। ठीक है, अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है, कहां से, पिराक से। बाकी अन्य जगहों पर कहीं भी घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। कहने का मतलब है कि घोड़ा जो है इनके टाइम, इस समय पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता था या पशुपालन करते थे, इतिहासकार इस साक्ष्य पर पहुंचे हैं। ठीक है, जो डीह वाला बैल था इन लोगों का पवित्र पशु था। डीह वाला बैल आप लोग समझ रहे होंगे क्या है, जो मतलब जो भी बुल होता है तो बुल के जो पीठ में जो बहुत बड़ा सा कुबड़ निकला होता है ना, उसको डीह वाला बैल कहते हैं। तो डीह वाला बैल इस समय पर पाया जाता था, लेकिन जो गाय है, गाय का साक्ष्य बहुत कम मात्रा में पाया गया है। अगर गाय को हम मुख्य रूप से कह सकते हैं तो उसका साक्ष्य मोहरों पर मिला है। मोहरों पर मिला है तो सोचने वाली बात है कि जब डीह वाला बैल था तो बिना गाय के बैल कैसे आ जाएगा। इट मीन्स गाय भी थी और बैल भी था, और ऊंट भी पाया जाता था। ऊंट का साक्ष्य कहां से पाया गया है, कालीबंगा से पाया गया है। पूरा अस्थि पंजर ऊंट का पाया गया है। ठीक है, तो ऊंट का साक्ष्य भी पाया गया है और घोड़े का भी साक्ष्य पाया गया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। सिर्फ और सिर्फ पिराक ऐसा स्थल है जहां से घोड़े का अस्थि पंजर पाया गया है। और रही बात गाय की, तो गाय का साक्ष्य जो है वो बहुत, मतलब कि कहने का मतलब है
कि अस्थि पंजर के रूप में नहीं पाया गया है। गाय का साक्ष्य जो है किसमें पाया गया है? सिक्कों पर पाया गया है, मोहरों पर पाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग जो है इन सारे पशुओं का पशुपालन करते थे। ठीक है, अब इसके बाद में चौथी विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? चौथी विशेषता थी नगर योजना। नगर योजना इन लोगों की बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी, जो कि आज की जो महानगरों की व्यवस्था है उससे मेल खाती थी। इससे आज की जो प्रेजेंट की जो महानगरों की स्थिति है इससे भी कई गुना आगे थी। वो कैसे थी? आइए हम इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन्होंने नगरीय योजना के अंतर्गत जो अपने नगर को दो भागों में डिवाइड कर रखा था। वो दो भाग कौन कौन से थे? ये पहला है और ये दूसरा है। इस जो पहला भाग था इसको इन लोगों ने नाम क्या दे दिया? इसका नाम इन्होंने दिया पूर्वी टीला। क्या नाम दिया? पूर्वी टीला। और जो दूसरा पार्ट था इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया पश्चिमी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला का एक अन्य नाम भी है, नगर टीला भी इसको कहते थे। पूर्वी टीला को क्या कहते थे? नगर टीला कहते थे। और ये जो पूर्वी टीला था पश्चिमी टीला की अपेक्षा पूर्वी टीला आकार में बहुत बड़ा था। वो क्यों बड़ा था उसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये जो है पूर्वी टीला आकार में बड़ा था और नगर का निचला हिस्सा हुआ करता था, ऊपरी हिस्सा नहीं, नगर का निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से में पश्चिमी टीला को बसाया गया था। किसमें किसको बसाया गया था? ऊपरी हिस्से में पश्चिमी टीला को बसाया गया था और नगर का जो निचला हिस्सा था उसमें जो है पूर्वी टीला को बसाया गया था। चलिए अब ये बात मानते हैं, लेकिन ये कि ऐसा क्यों था? क्योंकि जो पश्चिमी टीला था यहाँ पर आम लोग रहते थे। आम लोगों में से कौन आते हैं? व्यापारी वर्ग आता है, शिल्पी वर्ग आता है और जो हमारे मजदूर वर्ग होते थे ये सभी आते थे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों की संख्या तो ज्यादा होगी ही होगी ना। तो जहां पर संख्या ज्यादा होगी तो उनके रहने के लिए एरिया की हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से जो पूर्वी टीला था इसका क्षेत्रफल पश्चिमी टीला की अपेक्षा क्या था? बड़ा था। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंचते हैं? दूसरा टीला यानी पश्चिमी टीला। ये कहाँ पर स्थित था? नगर का जो ऊपरी हिस्सा था वहां पर पश्चिमी टीला था। तो पश्चिमी टीला में पश्चिमी टीले को किस और दूसरे किस नाम से जाना गया है? तो वो क्या है? गढ़ी टीला। क्या नाम, क्या दूसरा नाम क्या है? गढ़ी टीला, या फिर इसको हम सीटाडील भी कहते हैं। ठीक है, इसके तीन नाम हैं। पश्चिमी टीला के तीन नाम हैं, एक पूर्वी टीला, दूसरा गढ़ी टीला और तीसरा क्या है? सीटाडील। इन तीनों के अगर चाहे सीटाडील कहे, गढ़ी टीला कहे या पश्चिमी टीला कहे, बात एक ही है। वहीं पर पूर्वी टीला कहे या नगर टीला कहे तो ये दोनों एक ही होंगे। ठीक है, तो जो पूर्वी टीले में साधारण लोग बसते थे जिसमें कि शिल्पकार आते थे, व्यापारी आते थे और कौन से आते थे? मजदूर वर्ग के लोग आते थे। वहीं पर जो गढ़ी टीला के लोग थे तो जो शासन और प्रशासन में भाग लेते थे या फिर जो पुरोहित होते थे वो लोग इस वाले एरिया में रहते थे, मतलब कि पश्चिमी एरिया में यानी पश्चिमी टीले में, सीटाडील में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से लोग रहते थे? यहाँ पर रहते थे पुरोहित वर्ग के लोग या फिर जो शासन और प्रशासन में जो लोग भाग लेते थे यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे उस तरह के लोग रहते थे। तो इस जो नगर का पार्टीशन इन्होंने दो भागों में बांट रखा है, एक पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। इसका मतलब है कि यहाँ का समाज दो भागों में बटा हुआ था।
एक निम्न वर्ग और दूसरा वर्ग कौन सा हो गया? उच्च वर्ग हो गया। हम साधारण रूप से ये अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इनकी नगर योजना किस तरीके से इन्होंने नगरों को सुनियोजित किया था कि मजदूर वर्गों को एक तरफ कर दिया था, जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको दूसरी तरफ कर दिया था। तीसरा अंतर क्या है कि जो पूर्वी